माशरे में ना कहना, ना को सुनना, ना को एक्सेप्ट बर्दाश्त करना, करना, बर्दाश्त करना, और इससे आप छोटे नहीं हो रहे। इस मामले की इंक्वायरी 100% मेरिट पर चल रही है। इसमें सेक्शन लगा हुआ है 342, होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। लेकिन गाय कह रही है मैं और तेजी से भाग सकती हूँ, तुम रहने दो। उन्होंने बेसिकली नेतन्याहू का भी सत्यानाश मार दिया है ये कह के। I live in England, I only do charity over there, but this isn't true. नरेंद्र मोदी इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा में पुरएतमाद, मुदल्लिल और मुतासिर कुन तकरीर सिफारती मिशन पर न सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश कर रहे हैं, बिलावल की गुफ्तगू की आलमी रहनुमाओं की जानिब से पजीराई पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की आलमी सतह पर हजीमत का बाइस भी बन रही है। कराची वाली जेल का जल्जले से हिलने वाला निजाम ताहाल संभल ना सका। जेल से फरार 126 कैदी ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। इंतजामी नाकामी पर बड़े बड़े अफसर फारिग हो गए, लेकिन अपनी तर्ज के अनोखे वाक़े के बाद सिंध हुकूमत फिर भी शदीद तनकीद की जद में है। इस्लामाबाद में कत्ल टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल 24 घंटों में गिरफ्तार। टिकटॉक के इनकार पर उसे कत्ल किए जाने का इंकशाफ। 17 साल लड़की का कत्ल पूरे माशरे के लिए सवाल है। सना के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम किस सोच की अक्कासी कर रही है? पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री खित्ते में सबसे तेजी से बढ़ती सनत। साल 2024-25 में बरामदात में 24% इजाफा रिकॉर्ड। बजट में आईटी सनत को खुसूसी मराआत देकर इस सेक्टर के जरिए मईशत को कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान की पहचान में असदीक दुनिया बोल में हमारी मेहमान मिस यूनिवर्सल में पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने का अज़्म। हुस्न के मुकाबले में पाकिस्तान की पहचान मिस पाकिस्तान में असदीक आज होंगी दुनिया बोल है में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और मेरे ख्याल में अब तो हर सुबह के साथ पहला ख्याल ये आ रहा होगा कि बस ईद आ ही गई है। जी हाँ, ईद आ गई है। इसका मतलब ये है कि हज की जो वो मनाजिल हैं वो अब करीब से करीब तर आती जा रही हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के रूह परवर सदाओं के साथ मनासिक हज का बाकायदा आगाज आज यानी 8 ज़िलहज को हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लाखों आज़मीन हज मिना में कायम दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती की जानिब रवाना हो रहे हैं, जहां वो आज का दिन इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार में गुजारेंगे। बिल्कुल, इस साल मजमूई तौर पर 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की शिरकत मुतवक्के है और इनमें लाखों मकामी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। मनासिक हज के पहले रोज़ हुज्जाज कराम मिना में क़याम करेंगे, जबकि कल 9 ज़िलहज को रुकन आज़म वकूफ़े अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना हो जाएंगे। मैदान अरफात में इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे और नमाज ज़ोहर और असर की इमामत करेंगे। तो वो तमाम तर लोग जो इस वक्त इस पाक धरती पे मौजूद हैं, जितने दोस्त हैं, जितने अहबाब हैं, जो जिन तक ये आवाज़ पहुँच रही है, उन सब से दस्त बदस्त हमारी दरख्वास्त है कि हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और उन सबको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें जिनकी इस साल नीयत ज़रूर थी लेकिन वो जा न सके। खुदा ताला से दुआ है कि वो अगले साल ज़रूर खुदा के घर की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकें। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उस खबर की बात कर लेते हैं कि जिसने कल से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना सिर्फ जगह घेरी बल्कि अब और मेरे ख्याल में एक दफा फिर से पाकिस्तानी कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है कि झंझोड़ा है। आई थिंक इट शुड द लॉट ऑफ पीपल जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं वो जो 17 साल की बच्ची थी सना, चित्राल से उनका ताल्लुक था, टिकटॉकर थी, हंसती खेलती थी, अपना काम करती थी, लेकिन एक बार फिर माशरे ने सवाल उठाया कि ज़बरदस्ती दोस्ती और ज़बरदस्ती मोहब्बत का तसव्वुर जो है वो बर्रे सग़ीर जिसमें ख़ासा गहरा है और इस पे ज़्यादा जो असर है सादिया, जो एंगल हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो जो हमारे पड़ोस की भारतीय फिल्म है उसने इस पे बहुत गहरा असर छोड़ा है ना। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि दो तरफ़ा नहीं है, एक तरफ़ा मोहब्बत या एक तरफ़ा दोस्ती है।
ठीक है। और दूसरा, आप जितने पागल हो रहा हो, अगर एक शख्स उसको मना कर दे, अगला आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो बाइज्जत तरीके से अलग हो जाए, यही बेहतरीन रवैया है। और एक बड़ी मशहूर एक भारतीय फिल्म भी थी जिसमें हीरो जो थे वो लौट के आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे एक तरफा मोहब्बत करती है तो चलो मैं वापस आ गया हूँ और मैंने इतने पैसे कमा लिए, जोर ज़बरदस्ती। ये जो मामला है कि जो यकतरफा दोस्तियाँ हैं या यकतरफा पागलपन है, उसको ग्लोरीफाई करना। आप देख लीजिए सना यूसुफ, उनका जो कत्ल नाहक हुआ वो भी इसी का तसलसल हमें नज़र आता है। यही सोच के जो परवान चढ़ा रही है इस यकतरफा पुश की, अब उसकी नफ़ी करनी होगी कि किसी से आप अगर अब आप चाहते हैं ना, वो तो नहीं चाहता ना, तो माशरे में ना कहना, ना को सुनना, ना को एक्सेप्ट करना, बर्दाश्त करना, और इससे आप छोटे नहीं हो रहे, इससे आप छोटे नहीं हो रहे। आई थिंक इससे आप छोटे होने की बात ही नहीं है, अगले को ज़िंदगी जीने का हक है। और उस ये समझना कि सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए या कुछ भी आप जो हासिल करना चाहते हैं, वो अगला ऐसा नहीं सोचेगा कि वो जो चाहता है वो भी वो हासिल करना चाहता है। और इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो बहुत ही बड़े पहलू पर हम बात करें, जो भी सना के साथ हुआ उसको क्या ही जस्टिफाई करेंगे, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो। मतलब अगर किसी भी शख्स से उसकी दोस्ती होती ना होती, वो बात करती नहीं मिलती, आप कैसे किसी के लिए ताक लगा कर बैठे रहते हैं और फिर आके उसे कत्ल कर दें जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि उसको जीने का हक नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे। वो आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती इसलिए, राइट, उसको जीने का हक ही नहीं है। और प्लीज़ लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दिस कि बहुत सारे दफातर में, बहुत सारे कॉलेजेस में भी इसी तरह होता है, ख़ासतौर पे दफातर में सादिया, कि अगर कोई किसी से बात करना चाह रहा है और उसने कहा कि नहीं जी लेट्स बी प्रोफेशनल, तो अगला इतना बुरा मान जाता है कि बस क्या ही कहने उसके ना। हाँ, बहुत सारे हमें उसके मेरे ख्याल में नताइज भुगतना पड़, लोगों को नताइज भुगतना पड़ जाता है, किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, एंड इट्स अ टू वे थिंग। यहाँ पर ऐसी कोई बात, ऑब्वियसली ये जो वाक़या हुआ है हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, उनका तनासुब बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन फैसल, सोशल हरासमेंट का चूँकि थोड़ा सा जिक्र कर लिया है हमने, तो आई थिंक सोशल हरासमेंट अब ऑल द वे सब लोगों के साथ आज हो रही है। चले, इसमें एक पहलू मस्बत तो ये है कि जो कत्ल हुई हैं टिकटॉकर सना यूसुफ, उनका कातिल जो है इस्लामाबाद में जो कत्ल हुई थी, उनका कातिल फैसलाबाद से पकड़ा गया है और बड़ी जान तोड़ कोशिश की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने क्या बताया, किस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी में आई, इसको ज़रा सुन लेते हैं पहले। ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है, उनसे भी मदद ली गई। मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले। वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज़ था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है। इसी पर मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आलिजा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आलिजा मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या कल पेश आया, कल इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। एक अच्छी चीज़ तो ये हुई कि गिरफ्तारी अमल में आ गई। अब आगे क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और अभी तक क्या रिलीज़ की है डिटेल कि किस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, ये वाकया परसों पेश आया था और कल हम जो मकतूला है उनकी रिहाइशगाह पर भी पहुंचे और हमने कुछ बात की है उनके अहले मोहल्ला से भी। आईजी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी, तो हमने कुछ अहले मोहल्ला से जानने की कोशिश की। तो अहले मोहल्ला का ये कहना था कि 2 माह कबल जो मकतूला है वो यहाँ पर शिफ्ट हुए और बहुत अच्छे लोग थे और यहाँ पर बड़ा घुल मिल गई थी वो बच्चों के साथ खास तौर पर। और कुछ दिन बाद सड़क पे उनके पास एक पपी था, उसके हमरा वो वॉक करती थी। तो बहुत अच्छे लोग थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो किसी से मिलते नहीं है या कोई लड़ाई छड़ाई थी। हाँ, कल शाम 5:15 बजे करीब अहले मोहल्ला का ये कहना था कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज आई। और हम फिर हैरान हुए और हमने जब थोड़ी देर बाद देखा तो फिर फायरिंग की भी आवाज आई। तो ये उन्होंने एपिसोड बताया।
साथ ही साथ इस कातिल के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये 22 साल का है और आईजी इस्लामाबाद ने हमें बताया कि इस केस ऑफ कंसिस्टेंट रिजेक्शन का नाम दिया गया है, क्योंकि इस मुल्जिम की जानिब से बार बार टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए सना तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, मैसेजेस किए जा रहे थे और वो जो एक्सेस चाहता था उसको वो एक्सेस नहीं मिल रही थी, उसको बार बार मुस्तरद किया जा रहा था, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा था और कोई भी शादी की ऑफर नहीं कर रहा था। साथ ही साथ जब यानी ये कल यहाँ पर अब इसमें आलिजा एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक है कि लड़का दोस्ती करना चाह रहा था, उससे मिलना चाह रहा था, लड़की बारहा ये कह रही थी कि मेरे घर में इजाज़त नहीं है भाई, मैं आपसे नहीं मिल सकती। तो अब इसमें सवाल ये है कि जब लड़की मना कर रही है, ये लड़का घर के अंदर कैसे आ गया? और ये 1-2 मिनट का तो काम नहीं होगा कि वो आया, उसने गोली चलाई, कुछ आपने जैसे कहा कि लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, तो काफ़ी देर ये सिलसिला चला होगा। ये अंदर कैसे आया, इस हवाले से कुछ पता चला? देखिए, जिस तरह हमारे पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि ये रास्ते में तो था और पहले ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनजान थे एक दूसरे के लिए। इसमें जान पहचान थी और ये उसके लिए भी स्टेट ऑफ शॉक था जब उसने एकदम उनको देखा, वो घर ही पहुंच गया। तो और ये भी उनके लिए एक्सपेक्टेशन में शामिल नहीं था कि वो इतना इंतहाई कदम उठा देगा। और यहाँ तक रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने साना ने उसको कहा कि आप बैठे, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, तो उसने मौका भी फराहम नहीं किया और फौरन फायर कर दिया। तो ये मामला है। और आपको ये बताएं कि जो उमर हयात है वो जाते हुए सना का मोबाइल भी अपने हमरा ले गया ताकि जितने भी शवाहिद हैं उनको डिलीट कर सके। और जब फैसलाबाद से इसको गिरफ्तार किया गया है तो इससे वो आला वारदात भी लिया गया है, सना का मोबाइल भी लिया गया है। और जो चीजें अब तक आईजी साहब ने हमारे सामने रखी, वो इसके मोबाइल के थ्रू जो इसके मोबाइल का डाटा कुछ ट्रेस किया गया है, पढ़ा गया है, उसके मुताबिक रखी कि बारहा कि किस तरह उस तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। जी अली सर, अदालती मामलात के हवाले से ही बताइएगा कि क्या है, कब अदालत में पेश किया जाएगा, एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है, ऑल दोज डिटेल्स, क्योंकि कल तक बड़े बयानात आ रहे थे कि हम सजाए मौत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसको उसको भी बड़े अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया। वाई पुलिस ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि जज को क्या काम करना है या नहीं, बट आप ये है कि अपना इन्वेस्टिगेटिव का काम मुकम्मल तौर पर कर लें। तो वो ओवरऑल सिनेरियो ज़रा बताइएगा कि अब तक क्या आए हैं सामने खबर। देखिए, गुज़िश्ता रोज इनकी वालदा फरजाना यूसुफ, उनकी मुद्दत में ही एफआईआर दर्ज की गई थी और उसका मतन जो सामने आया था उसके मुताबिक वालदा ने इंसाफ की दरख्वास्त की थी और कहा, वो जो सिनेरियो से सारा बयान किया वो गुज़िश्ता रोज हमने बयान भी किया। लेकिन इसमें फिर आईजी इस्लामाबाद का ये कहना था कि कैपिटल सेंटेंस दिलवाने की हम इसको कोशिश करेंगे और हम इसको इबरत का निशान बनाएंगे और एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि जस्ट अगर कोई भी लड़का आइंदा अगर इस तरह की कोशिश करता है तो हम उसको इबरत का निशान बनाएंगे। और इसमें जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहते हैं कि जाती हैसियत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया और इस केस को वो माइन्यूटली फॉलो कर रहे थे और एक एक चीज हम उनके साथ शेयर भी कर रहे थे। यही वजह है कि हमारी 7 टीम्स ने इस मुख्तसर दौरानिया में 300 के करीब छापे मारे। और आप ये बताएं कि उनका ये कहना था कि हमने हजारों कॉल ट्रेस भी की हैं और साथ ही साथ इसमें ये भी उनका ये कहना था कि वजीर दाखिला की हिदायत पर जैसे ही फिर ये चीजें हमारे साथ आई हैं, पहुंची हैं, तो हमने मीडिया के साथ शेयर की हैं। ये जो बच्ची है उसके तो वालदा और उनका बयान सामने आ गया। ये जो कातिल है इसका क्या बैकग्राउंड है और इसके वालिदैन का कोई मौक़िफ़, उनसे कोई बातचीत हुई है? देखिए, इसका जो बैकग्राउंड उन्होंने बताया है कि ये मैट्रिक पास किया हुआ है, इसका कोई भी जरिया माश नहीं है। 22 से 23 साल इसकी उम्र है और इसके वालिद साहब 16th ग्रेड के एक सरकारी अफसर थे। और इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स हमने जानने की कोशिश की तो अभी तक जो हुकाम है उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं की। उस वक्त जिस वक्त हमारी पुलिस हुकाम से मुलाकात हुई कल, तो उनका ये कहना था कि इसको अभी इस्लामाबाद लेके आया जा रहा है और जो मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो हम वो चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि रेस्ट एश्योर्ड कि हम इसको जरूर इबरत का निशान बनाएंगे और इस आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा। लेकिन हमने एक सवाल वहाँ पे जरूर किया आईजी साहब से भी और पुलिस हुकाम से भी कि यहाँ पर सेफ सिटी कैमरास नस्ब हैं, कैसे मुमकिन है कि एक लड़का फैसलाबाद से इतनी आसानी से आता है, आला वारदात उसके पास होता है, तो साथ साथ
G13 के मकाम पे पहुंच जाता है, फिर उसको कत्ल करके वापस चला जाता है। तो अब अपने सर्वेलेंस के निज़ाम को बेहतर बनाएं, क्योंकि ठीक। जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी रही है इस्लामाबाद पुलिस की, उसके ऊपर वैसे भी बहुत बड़ा सवालिया True निशान that. है। इसमें 200 के करीब लोग कत्ल भी हुए हैं, 25 के करीब गैंग रेप भी हुए हैं और 935 वारदातों में से 300 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक तशवीश की बात जरूर है। इसके ऊपर आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि बिल्कुल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम जो चलिए ठीक है, लेकिन नाकाबंदी है, आलिजा उसको ये इसमें कई पहलू हैं। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इसको विदिन 24 आवर्स गिरफ्तार किया, और ये भी कि 300 प्लस कॉल्स वो कर रहे थे उसको इन्वेस्टिगेट। तो इस्लामाबाद की पांचों और जो इलीश साइबर इलीश सिक्योरिटी की अच्छा टीम्स इसमें थी इनकी उनको ला के और बिल्कुल, उनको एक और बैनर तले वो कर लिया है। सना के वालिदा हैं और उनकी जो फैमिली है उसका भी इसमें अहम रोल है कि उन्होंने क्विकली आइडेंटिफाई यूँ किया कि वो जो एक शख्स उसके इंस्टाग्राम पर उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था, उन मैसेजेस के थ्रू उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा शख्स था, एंड फ्रॉम देयर वहाँ से Okay. उन्होंने पुलिस ने उस शख्स की आइडेंटिटी निकाल कर उसको थोड़ा सा क्लोजली लुक अराउंड करके और फिर वहाँ तक पहुँचे 24 घंटे के अंदर। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि इतनी जल्दी उसको पकड़ने में वो कामयाब हो गए, बिकॉज इनिशियली देयर वाज नो डिटेल और सीसीटीवी फुटेजेस में भी बहुत क्लोजली उसका चेहरा नहीं दिख रहा सादिया, था। पता है बात क्या है? हम बात जो रोज़ करते हैं कि इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, एआई बहुत अच्छी चीज़ है, ऐप्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी शायद वालिदैन को बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस पर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। एक और अहम मामला कराची का इलाका मलीर, इसमें ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला अब भी जारी है, जिसने इलाके में खौफ व हरास फैला रखा है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर के सरबराह अमीर हैदर लगारी साहब ने बताया था कि 48 घंटों में 20 से ज़ायद बार ज़लज़ले के झटके आ चुके थे। ये कल हुए थे और अब तो मज़ीद आ चुके हैं। बिल्कुल, और अब खैर उन्होंने अगला हफ्ता ये कहा था और अब ये कह रहे हैं कि तमाम तो जो एक्सपर्ट्स हैं कि ये जो जगह है ये रुक जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और ये जो जगह है ये वापस अपनी जगह पर, यानी द ट्रेमर से जिसकी वजह से हिलजुल होती है ज़मीन की सतह में, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। हाँ जी, लेकिन इस ज़लज़ले से जो हिला था मलीर जेल का निज़ाम, वो अभी वो तक जो है वापस ना, नहीं उसने कई आया। सवाल बिल्कुल। खड़े। अच्छा, इसमें ना सादिया बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। दीवार में क्रैक आ गए, दीवार तोड़ के भाग गए। तो अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं, फिर ऐसा एक बिल्कुल और भी नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ लॉट। पता है क्या, एक तो ये कि आपने 600 बंदा अंदर से बाहर निकाल कर एक ही जगह पे जमा कर दिया, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, वो जो वहाँ पर क्या हुआ उसको अभी तक कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ है कि वो बाहर कैसे निकले, अगर मतलब उन्होंने दीवार भी नहीं, गेट भी उनके लिए नहीं खोला गया, कोई भगदड़ भी नहीं मची, तो क्या हुआ, कोई स्पेसशिप उनको लेने आई थी और फिर वो बाहर चले गए थे, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने ये तो कार्रवाई की है कि गालिबन डीआईजी जेल खाना जात जो है उनको भी शायद दफ्तर दाखिल किया या समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप लोगों तक क्या इस पे रिपोर्ट पहुंची है इनिशियल? ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं ज़लज़ला आ जाए तो ओपन एरिया में आप चले जाएं ताकि कोई नुकसान ना हो दीवार गिरने से एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? क्या जेल की नफरी कम पड़ गई थी? 600 लोगों को इकट्ठे करने पे उन्होंने धावा बोल दिया? क्या रिपोर्ट पहुंची इनिशियली आप लोगों तक? देखिए, ये सबके सामने है कि एक बड़ा खतरनाक इंसिडेंट भी है और एक एम्बैरेसिंग मोमेंट भी है, लेकिन अगर फैक्टर रियलिटी देखें, ये ड्यूरिंग अर्थक्वेक ये सारी चीजें हुई और इसके ऊपर ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने देखे कि जो हायर जेल के ऑफिशियल्स थे इंक्लूडिंग डीआईजी, डीएसपी, मल्टीपल लोग सस्पेंड किए, इंक्वायरीज हाई लेवल कॉल हो रही हैं। इन केस ये जो एस्केप्ड प्रिजनर्स हैं वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते, एंटी टेररिज्म केसेस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट देम। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है वो मैं समझता हूँ कि आई एम ऑल्सो लॉयर, इस पूरे सिनारियो में, सिचुएशन में, क्योंकि जब आप क्राइम की बात करते हैं ना, तो क्राइम में 2 चीजें बहुत होती हैं। एक क्राइम और सेकेंडली जो आपकी ड्यूटी है, दोनों के अंदर के स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, सिचुएशन क्या थी, वहाँ के जो एक्सटर्नल सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे वो क्या थे। क्योंकि देखें, अगर इस तरीके का एक ज़लज़ला आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उस वक्त कैदियों का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और जो जिम्मेदारान जिसको हम कहेंगे कि उनका भी डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट तो होगा जब हजारों लोग शोर करेंगे और इस तरीके का एक हंगामा मचेगा, जो हीट ऑफ द मोमेंट आपको उसके अंदर कहते हैं। तो हम समझते हैं कि इसको थोड़ा बारीकी से हुकूमतों को भी और साथ साथ माशरे को भी और हम सबको, क्योंकि हम बड़ा जल्दी जंप इन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई अच्छी चीज हुई है, ठीक है, ये ज़लज़ले में होती रहती है, लेकिन
साथ साथ हमने ये भी देखना है कि उस सिचुएशन के अंदर कोई भी रीजनेबल बंदा, चाहे वो कैदी था या वो कंसर्न ऑफिसर्स थे, हाउ वुड दे हैव बिहेव। लेकिन इस मामले की इंक्वायरी 100% मेरिट पे चल रही है, और जो ओके, ठीक जिनकी है। तरफ से गफलत है उनको जाहिर बात है आपकी रेफरेंस फैक्टर क्रिएट, क्योंकि जो आपकी सजा होती है वो उस पर्टिकुलर क्राइम की या गुनाह की नहीं होती है, वो माशरे में डेटरेंस फैक्टर की होती है। हाँ माशरे को ठीक है, बिल्कुल सुधारने अरसलान के साहब, लिए, ठीक है। माशरे में ये हमने कुछ इसका सोसाइटल पहलू तो आपने बड़ा अच्छा बयान किया। अब ये बताइए कि अभी क्या रिपोर्ट्स हैं, कितने कैदी अभी भी जेल से बाहर हैं, और क्या उनके लिए किया जा रहा है उनको गिरफ्तार दोबारा करने के लिए? देखें, एग्जैक्ट फिगर्स तो आई डोंट नो, क्योंकि काफी सारे कैदी उसी वक्त अरेस्ट कर लिए थे, मोर देन 72। फिर उसके बाद फर्दर 4 हुए थे, फिर 6 हुए थे, समवन सरेंडर। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो 234 कैदी थे उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% आप कह सकती हैं अच्छा, कि दे हैव ईदर बीइंग अरेस्टेड और दे हैव सरेंडर्ड, और लाइक, और लेकिन आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह ताला ये 100%, क्योंकि उनको भी काफी सारे कैदी ऐसे हैं जिनकी सजाएं इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो ये एक्ट ऑफ फ्लीइंग फ्रॉम द जेल है, which comes with terrorism, तो उससे बेहतर अभी अच्छा, लोगों को खबरें समझ गर्दिश कर रही जाएगी। और हैं सलान साहब के जो वॉल है जेल की, वो टूट गई एंड दैट इज़ हाउ कैदी वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें सेंसिटिव हैं जो आपकी हम इस वक्त मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि उससे इंक्वायरी अफेक्ट होगी। ठीक है, केसेस जो बनेंगे उसके वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो दैट्स लाइक एन स्टेटमेंट। लेकिन अगर दीवार जलजले में टूटती है तो दुनिया में दीवार जलजले में टूटती है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि दीवार नहीं टूट सकती है। या लेकिन दैट इज़ व्हाई आई वाज ये सेइंग कि व्हाट इज़ सेंसिटिव अबाउट इट व्हेन आई से कि दीवार टूट गई। फिर ज़िलज़िला तो आया था और वो फिर कंसिस्टेंसी भी थी उसके अंदर, हम बार बार ज़िलज़िले के झटके तो आ रहे थे। देखिए, दीवार का इशू बिल्कुल है, लेकिन इसमें ये देखना है ना कि लोगों का पुश फैक्टर का कितना इम्पैक्ट था, जलजले का कितना इम्पैक्ट था। अगर इस वक्त हम कंक्लूजन पे जंप इन करते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है, और डेफिनेटली इसके अंदर जो आपकी इनिशियल स्टेज की रिपोर्ट्स हैं या इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगी। तो बिफोर जंपिंग इनटू कंक्लूजन, आई थिंक और टेकिंग इनटू अकाउंट द सेंसिटिविटी एंड द नेचर ऑफ दिस इशू, तो थोड़ा इसकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट सामने आए डिटेल इंक्वायरी से पहले, फिर हम आपके साथ बिल्कुल। ओके, ठीक है अरसलान बहुत साहब, शुक्रिया बहुत अरसलान शुक्रिया। साहब लेकिन for your आपने ये time. ज़रूर कहा कि जो आधे कैदी थे वो जो है वो धर लिए गए हैं, सो दैट्स अ बिग थिंग। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी कैदी धर लिए जाए। लेकिन कल एक चीज़ और भी हुई, और वो ये कि जो एक कैदी भागा था, अब होता है ना कि घर वालों को पता चले कि ये बच्चा हमारा जेल में है और वो निकल आया तो उसको छुपाएंगे, लेकिन लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली एक माँ ने ऐसा नहीं किया। मैं चाहूँगा आप वो वीडियो दिखाइए, फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। प्लीज़ प्ले द वीडियो। ये एक वालदा हैं, इनका बेटा इस जेल में था। वो जब ये जेल से भागा है, इसकी माँ इसको वापस लाके उसने जेल में दोबारा डलवाया है और ये कहा है कि मेरा बेटा, इससे गलती हुई है और इसको आप वापस जेल में डालें, क्योंकि जो सज़ा काट रहा है वो पूरी इसको करनी चाहिए। जी, और आई थिंक एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा कितना इम्तिहान मुश्किल होगा है। अपनी, हाँ। और फिर वो बच्चा जो मतलब किसी ऐसी बड़ी सज़ा में नहीं, ये नहीं उन्हें ये पता है कि शायद 6 महीने में, 1 साल में ये बच्चा वैसे ही रहा, तो शायद उनको लग रहा हो कि ठीक है अगर आ गया है, बजाय इसके कि पुलिस उसको ढूंढती हुई यहाँ पर आए, बेहतर यह है कि हम अपनी ईमानदारी से इस बच्चे को वापस छोड़ दें। लेकिन ये ज़रूर है कि इस माँ की ईमानदारी, अपने मुल्क से मोहब्बत एक तरफ, और फिर अपने बच्चे के साथ भी उन्होंने ऑनेस्टी की, आई थिंक ये करके कि उन्होंने उसको वापस जेल में पहुँचा दिया। वेल, हे इट इज़ द टाइम कि हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक, एंड मीनवाइल हम करेंगे अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार, एंड प्रॉबेबली यू हैव हैड योर्स। यस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हुआ होगा अच्छा। वेल, कराची में जो 2 दिन पहले वाक़या पेश आया था, जहां डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद किया था सलमान फारूकी साहब ने, और अब हुआ ये कि उनको अदालत पेश किया गया। अदालत जब पेश किया गया तो उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया था, और कपड़ा डाल के जब उनको ले जाया जा रहा था तो एक वकील ने उनको थप्पड़ जड़ दिया, और फिर पीछे से आवाज़ आई, मारो मारो उसको और मारो। इस पे तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि
टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन one राइट, right, yes. इट डजंट। लेकिन अब इस पे सिचुएशन ये कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो मंजूर कर लिया गया है। जो जिस बच्चे को मारा था वो भी मंजर आम पे आ गया है, उसकी वीडियो भी है जिसमें गाड़ी को ऐसे और बाइक को उससे टक्कर मारते देखे जा सकते हैं, उसको हम लेटर ऑन प्ले करेंगे। बट सबसे पहले हम चलते हैं अपने नुमाइंदे काशान के पास, भेज देते हैं। काशान, बताइए अब तक केस में क्या कुछ हुआ है, कुछ नई डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस केस में अहम पेशरफ ये सामने आई है। इसके अंदर एक और मुलजिम था जिसका नाम अवैस हाशमी था, जो कि फुटेज में देखा गया था। पहले सलमान फारूकी की गार्ड और उनके ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद किया गया। उसके बाद एक और शहरी मंजर आम पे आता है जो कि मर्सिडीज गाड़ी से निकलता है और तशद्दुद करता है। कल किसी पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई डिफेंस के इलाके में, वहाँ से अवैस हाशमी को भी गिरफ्तार किया गया। तो उससे होते ही डिफेंस पुलिस और किसी पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई थी। दोनों मुलजिमान को जब अदालत में पेश किया गया तो उस टाइम पर वकला की जानिब से मारो मारो इनको मारो के नारे भी वहाँ पर लगाए गए और एक वकला की जानिब से तो सलमान फारूकी को थप्पड़ रसीद कर दिया गया। लेकिन अदालत की जानिब से जो उनके वकील थे नईम कुरैशी, वो पेश हुए। अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुलजिमान का मांगा, जो कि अदालत ने मंजूर कर लिया और अदालत ने जिस्मानी रिमांड लेते हुए मजीद पेशरफ रिपोर्ट के साथ 2 रोज़ बाद इन दोनों मुलजिमान को दोबारा सिटी कोर्ट में पेश करने के अहकाम दे दिए गए हैं। लेकिन बात यही होती है कि पुलिस हुकाम की जानिब से इसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो, क्योंकि अदम बर्दाश्त के बाद हम देखते हैं कि माशरे में जगह जगह लोग खड़े होते, किसी को सिग्नल अगर आप क्रॉस कर देंगे, किसी की गाड़ी हल्की सी रोकी वो आपको गाड़ी से निकलेगा। से डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अच्छा, टेक्निकली फैसल मुझे ऐसा लगता है ये 2 केसेस होने चाहिए। एक तो जो वकील ने उसको थप्पड़ मार दिया सलमान फारूकी साहब को, उसके ऊपर भी एक केस हो जाना चाहिए कि भाई आप किस तरह से किसी को भी इन्वेट कर सकते हैं। एनीवेज, इस सारे मामले पर कानूनी पहलू जरा जान लेते हैं कि क्या अब तक इसके ऊपर दिफात लगी गई है, ठीक है नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू। बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। अब एक तो ये कि माशरे में लाकानूनियत बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कोई भी बासर शख्स उठता है और उसको ये लगता है कि दूसरा शख्स जो उससे कमज़ोर है उसके ऊपर वो वो हावी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, ये लोग बीच सड़क पर किसी की तजलील करना किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस तरह के केसेस में सजाएं क्या होती हैं, कौन सी दफात लगती है? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें जो शिकें लगी हैं, जाहिर सी बात है, मोरली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्राइम लग रहा है, लेकिन कानून के अंदर इसमें कोई इतनी बड़ी सज़ाएं नहीं है। अब इसमें एक सेक्शन जो एफआईआर मेरे सामने है उसमें है 506 बी, ये होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जब थ्रेट्स के साथ हो, लाइफ थ्रेट्स के साथ, तो उसमें फिर 506/2 या बी वो लगता है, उसकी 7 साल तक सज़ा होती है। लेकिन आज तक मेरी प्रैक्टिस में 506 बी में मैंने आज तक किसी को सज़ा मिलते हुए नहीं देखा। फिर इसमें सेक्शन लगा हुआ है 342, होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि आप किसी को जो है इलीगली रोक के रखें, उसकी आज़ादी को आप छीन लें। तो ये इसमें तकरीबन 2 साल की सज़ा है। फिर उसके बाद है 504, वो होता है इंटेंशनल इंसल्ट टू ब्रीच पब्लिक पीस या कुछ किसी की तजलील करना। तो वो हाँ, तो उसका भी जो है वो कोई 1-2 साल। बाकी जो एक सेक्शन जो मुझे समझ आया नहीं, 354, वो सेक्शन तब लगता है जब किसी औरत की बेहुरमती की जाए। अब वहाँ पे बहन वो खड़ी हुई तो हैं, वो माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा वाक़या होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिससे ये सेक्शन लगाया जाए। क्या इसकी ये वजह हो सकती है बैरिस्टर साहब कि वो मुसलसल उनको गालियां दे रहे थे, धक्के दे रहे थे, ह्यूमिलिएशन तो अगर है। वीडियो मैंने आधी देखी है आधी नहीं देखी, तो अगर ये धक्के उसको दिए गए हैं लड़की को जो बहन है विक्टिम की, तो फिर 354 लगाइए। लेकिन अगेन ये ऐसे सेक्शंस हैं, सारे के सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें आज तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में कोई सज़ा मिलते देखी है नहीं। मोरली, सोशल मीडिया पे आवाम के अंदर ये बहुत बड़ा केस बन चुका है। लीगली मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शायद विक्टिम है वो अल्लाह करे कि वो केस को परसू करें, लेकिन मोस्टली हमने ये देखा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़। मैं इसी पे अख्तर साहब, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पे आ रहा था।
अगर तो ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा। हम ऐसे मुतादिद केसेस देख चुके हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे एक बासर शख्स है, वो अपने से कमज़ोर पे हमला करता है, उसको हफ्से बेजा में रखता है या फिर उसको थ्रेट करता है, थ्रेट टू डेथ। लेकिन उसके बाद होता यह है कि सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है और इसको पकड़ो, इसको सज़ा दो, ये सारा प्रेशर आता है, हम भी इस पे सारी बातें करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों लोग सुलह कर लेते हैं। तो फिर इसका क्या बना, इस सारे प्रेशर का? कुछ भी नहीं बना। देखिए, ये है कि कानून के अंदर प्रोविजन तो मौजूद है ना कि अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज अलाउ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेप है, उसमें कंपाउंड नहीं हो सकता, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो इस तरह जो कंपाउंडेबल ऑफेंस उसमें लॉ ने ये अलाउ किया हुआ है, तो उसको कभी कभार जो है वो मिस यूज भी किया जाता है, जैसे बिल्कुल। रेमंड डेविस हाँ, में यस। किया अच्छा, गया और था। अख्तर साहब, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी बात से एक और पहलू निकल रहा है, क्या अदालत या फिर क्या कानून इसका ये पहलू भी देखता है कि ठीक है इसका ये कंपाउंड नहीं है, इसका सोशल एंगल ये आ रहा है कि जी आएँ और सुलह कर लें, लेकिन क्या कानून या जो उनकी तरफ से परसू कर रहे होंगे वो ये कह सकते हैं कि अगर आज आपने इनको ऐसे जाने दिया, वट एवर द केस में भी, अगर कल को ऐसा हुआ तो इससे पहली चीज़ या तो ये दोबारा ये कर सकते हैं, दूसरी चीज़ इससे दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी, इससे सोशल डिस्ट्रप्शन हो सकती है, कोई भी आए, कोई भी किसी को मारे और उसके बाद ये बोले कि चले जी आइए सुलह सफाई कर लेते हैं, ये इतने लाख रुपए ले लीजिए। और फैसल साहब, फैसल, अच्छा इसके ऊपर एक मेजर एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है ना कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है। यू नेवर नो कि जो बासर शख्स है वो किसी को थ्रेट कर रहा हो तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसकी वजह से वो सुलह की तरफ मजबूर भी हो रहा हो। ये ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, मोस्टली जो सुलह की तरफ मजबूर होते हैं वो क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, तो मॉनेटरी कंपनसेशन की वजह से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जो पहला सवाल था उसमें जनाब बात यह है कि हमारे जजेस के पास ना एक दिन में 60 से ज़्यादा केसेस डील करने को होते हैं। इस सोशल मीडिया के ऊपर या बाहर हमें क्योंकि ये बहुत बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हमें ना बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है भी और ज़्यादा महसूस भी होती है। लेकिन जैसे एक डॉक्टर रोजाना ऑपरेशन कर रहा होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पेशेंट है वो पहली दफा कराने आया है तो उनको फर्क पड़ता है, उनको परेशानी होती है, डर लगता है, लेकिन डॉक्टर को नहीं पड़ता। ये सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है जजेस साहिबान में से। 60 केसेस उनके मिनिमम रोजाना डील करने को होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हम दूसरे केस की तरफ हैं। तो ये भी एक और पहलू है हमारे कोर्ट जो फेल्ड और डिसफंक्शनल निज़ाम का ये हिस्सा है। बाकी ये हो सकता है बहुत सारे सीरियस केसेस में अगर कोर्ट चाहे तो वो कॉम्प्रोमाइज अलाउ ना करे, जैसे वो शाहरुख जतोई के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉम्प्रोमाइज अलाउ नहीं किया था। तो लेकिन वो बहुत कोई मर्डर हो गया या बहुत बड़े सीरियस क्राइम्स होते हैं उसमें होता है, इसमें नहीं। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने मेंशन की थोड़ी देर पहले कि वकील साहब ने जो है वो जी। उनको थप्पड़ मार दिया, एंड टू रॉन्ग्स डन, 100% करेक्ट। ये वकला हजरात को भी समझना पड़ेगा कि भाई हमें वकीलों के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, उसको ऐसे इस्तेमाल ना करें कि कोई मिसयूज़ करे। अब आज आपने उसको थप्पड़ मार दिया, क्यों? जब वो अरेस्ट होके आया, कोर्ट पेश हो रहा है, उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ है, उसकी हथकड़ियाँ उसको लगी हुई हैं, वो जेल चला गया। और इससे ज्यादा उसके साथ और क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, चलें लेकिन एक और भी इंशाल्लाह। पहलू है बैरिस्टर साहब कि कौन दे रहा है ये राइट किसी भी वकील को कि भले से दूसरा मुजरिम ही है वो उसको आके थप्पड़ मारेगा। ये राइट किसी भी वकील को किसने दिया है? किसी ने नहीं। ये कानून नहीं देता किसी को भी, वकील या जज को भी नहीं देता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी ये राइट नहीं है। लेकिन बात ये हो चुकी है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिस कम्युनिटी को, जिस फ्रेटर्निटी को थोड़ी बहुत पावर मिल रही है, वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। अब इस थप्पड़ से क्या हुआ, मतलब हमने इतना प्रेशर डाल के उसको अरेस्ट करवा लिया, वो जेल चला गया, वो आ गया कोर्ट में, उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ, उसके बिजनेस की धज्जियां उड़ गई होगी, उसके बावजूद हम उसको जाकर थप्पड़ मार के क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये वकील की अपनी जो उसकी ग्रेस है उस पे राइट। अटैक है, और कुछ तो नहीं है। हाँ। हम प्रोटेक्टर्स हैं, वी आर प्रोटेक्टर्स ऑफ द कोर्ट सिस्टम, ऑफ द यस। लॉ, एंड यस। whoever comes to it,
अगर वो अक्यूज्ड है, चाहे वो रेपिस्ट और मर्डरर भी है, तब भी उसको कानून सजा देगा। हम कौन होते हैं सजा बिल्कुल देने ठीक है, वाले? बिल्कुल ठीक है। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो बिल। मच, बहुत शुक्रिया आपका फैसला। और उम्मीद करते हैं कि सुलह सफाई या जो भी हो फैसला इस तरह का आए कि माशरे में इसकी मजीद पुख्तगी ना हो ऐसे वाक़, क्योंकि एक और वाक़ा भी आया है, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कराची में एक और इशू भी हुआ इस तरह का, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और जैसे इलेक्शन एंड होते हैं तो गैर सरकारी नताइज तेज़ी से आना शुरू हो जाते हैं ना, इसी तरह से कुछ वीडियोस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ईद उल अज़हा से पहले, जो ये भाग रहे हैं जानवर इधर उधर, उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी शो के वीडियोस और उस हिस्से ज़्यादा में हम आ चुके हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त ये देखें आप, अभी तो आपने एक जानवर भागते हुए देखा है, लेकिन ये दो जानवर भाग रहे हैं। मेरे ख्याल से गाय भागी है और ऊँट उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। हाँ, कि तुमसे नहीं होगा, ये मैं करके दिखा, ये मैं पकड़ के देख। और ये रिक्शे वाला जो बीच में आ रहा है ना, इसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है भाई, साइड पर हो जाओ। ऐसे ऐसे नहीं करते, रिस्क नहीं लेते इस तरह का। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आ रही हैं। स्पीड में गाय और अच्छा, रक्षा वाला कह रहा है भाईजान सवारी खाली आ जाओ। लेकिन गाय कह रही है मैं और तेजी से भाग सकती हूँ, तुम रहने दो। हाँ, तुम रहने दो। सो भाई इसी के साथ देखिए, आप जो भी जानवर लाएं उसके साथ बराए मेहरबानी करें, ऐसे भगाए ना। जैसे आपने देखा कि इस वीडियो में था ऊँट, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऊँटों की मंडी के हवाले से ही। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं और ज़बरदस्त ऊँटों की मंडी लगी हुई है। इसरार, ज़रा बताइए और दिखाइए भी ये खूबसूरत जानवर हमें। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए पूरे पाकिस्तान की रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में भी मुख्तलिफ किस्म के मवेशी लाए गए, जिनमें गाय, भेड़, बकरों के अलावा इस बार कराची की तर्ज पर यहाँ पर ऊँटों की बहुत बड़ी तादाद लाई गई है। और ऊँटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खूबसूरत किस्म के ऊँट हैं उनका ताल्लुक भलवाल सरगोदा, और यहाँ पर जो ऊँट की एवरेज कीमत है वो कम से कम 6 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 लाख रुपए की मांगी जा रही है। मेरे अकब में अगर आप देखेंगे तो ये फ़ख्र पंजाब के नाम से मंडी का सबसे बड़ा ऊँट है। इसकी कीमत जो है वो 12 लाख रुपए जो इसका मालिक है वो मांग रहा है। और देखना है कि कुर्बानी के सिलसिले में ये खूबसूरत जो ऊँट है ये कौन इसको लेके जाता है और ईद कुर्बा पर इसकी कुर्बानी देता है। मज़ीद ऊँटों के मुतालिक इन मवेशी मालकान से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए ये जो आपके ऊँट है इनकी खूबसूरती की वजह क्या है, इनकी कीमत क्या मांगी जा रही है और इनकी उम्र वगैरह कुछ बताएं। सर, ये हमारे पास ऊँट है, इस मंडी का माशाल्लाह सबसे बड़ा ऊँट है। इसकी कीमत हम मांग रहे हैं 12 लाख रुपए और हमारा ये दावा है कि इस वेट का, इनको खूबसूरत ऊँट अगर कहीं से आपको 12 लाख का मिले तो हम फ्री दे देंगे। हमारा ये चैलेंज है, पूरे पंजाब में इतना वजनी ऊँट कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी कम कीमत। और दूसरी बात यह है कि बाकी मवेशी जो होते हैं वो कुछ 2.5 साल में जाके कुर्बानी लगते हैं, बकरा जो है वो 6 माह का लगता है और इस पे हम पूरे 5 साल मेहनत करते हैं। ये 5 साल का जाके धंधा होता है, 5 साल का ये कुर्बानी लगता है। तो अगर उसकी निस्बत आप देखें तो 5 साल की मेहनत के हम 12 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो कोई ज़्यादा कीमत नहीं, हम बिल्कुल मतलब मुनासिब कीमत में दे रहे हैं। तो अभी इधर हमें आए हुए 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन गाहक आते हैं, लेकिन हम तो कीमत मांगते हैं तो वो सुन के फिर वापस चले जाते हैं और हमको इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। डिटेल्स आप देख रहे थे कि ऊँटों की क्या ज़रा कीमत चल रही है, इसरार हमें बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये कीमतें सुन के तो अब ब्रेक लेना बनता है। हाँ, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। मज़ीद स्टोरीज आपके लिए, हमारे साथ ही रहिएगा। टेल यू अबाउट द वर्ल्ड कप। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। इससे पहले कि हम दीगर चीज़ों की जानिब जाएं, हम आपको ये बताना ज़रूर समझेंगे ज़रूरी कि एक तरफ दुश्मन मुल्क ने भेजा अपना इतना एक्सपीरियंस्ड किस्म का कंटिंजेंट, हम बात कर रहे हैं भारत की, also huge. जब हाँ ऑब्वियसली लाइक अ फैट इंडियन वेडिंग, वो समझते थे कि बारात हो रही है कोई किसी भारतीय की। तो हम बात कर रहे हैं उस सिफारती मिशन की
जिस पे अब पाकिस्तान भी गामजन है। भारत ने अपनी सी कोशिश कर ली और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले पाकिस्तान ने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं बेचारे, और उसके बाद अब हम सिफारती मिशन पे, और उसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उनकी क़यादत में इन दिनों ये कंटिजेंट अमेरिका के दौरे पर है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान खूब कामयाबियां समेट रहा है और कितनी अहम मुलाकातें हो रही हैं सादिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है और इसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का ख़त उन्हें पेश किया है, और साथ ही साथ क्या कुछ गुफ्तगू जो है वो हुई है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, हम इसको आगे चल के बात तो करेंगे, लेकिन मैं इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगा बिलावल के उस ज़बरदस्त बयान से जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है। उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुन लेते हैं। बिलावल क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, सुनिए। अच्छा, ये ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है और जो ऐप है ना, उसने इससे तुम्हें पता है अलहदगी का कह रहे हैं, नहीं वी आर बेटर देन दैट, यू आर बेटर देन मोदी। लेकिन सस्ते कॉपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ शायद ठीक ही कह दिया होगा। ये बयान इतना बहुत ही आग लगाएगा भारत पे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब की जो विटीनेस है ना, उसको ज़रूर यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ कम अप विद समथिंग लाइक दैट। बुचर ऑफ गुजरात को जिस तरह से उन्होंने रेस किया था, जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, आई थिंक वो, एंड आफ्टर दिस वन। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान ने इस बार भारत के साथ ऐसा किया है कि अनबिलीवेबल हो रहा है। मुसलसल हजीमत का सिलसिला जारी है। अमरीकी वजीर तिजारत हैं हावर्ड लुटनिक, और उन्होंने जो बयान दिया है वो इस वक्त इंडिया जो है उसको छुपा रहा है, ढका रहा है। वो कह रहे हैं कोई डील हो सकती है हमारी अमेरिका की दिफाई हथियारों की, लेकिन जो अमेरिका है वो भारत को कह रहा है कि आप हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं, आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं और आप असला रूस से खरीदना चाहते हैं। ऐदर नहीं चल दे प्यार सोनिए, ऐदर नहीं चल दे प्यार। एक्चुअली लेट्स हैव अ लुक एट कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा, फिर इस पे थोड़ा सा और तबसरा। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट ये, और इसके साथ ही मैं अपनी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा दूं, साबिक़ सफारतकार सफ़ीर नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नगमाना साहबा, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि बिलावल ने एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट दिया है और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी भाई कम होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और अगर तो ISI और रॉ साथ बैठ जाते हैं और बात कर लेते तो हमें इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। चलिए बैठिए बात कीजिए और ख़त्म कीजिए इस मामले को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इस वक्त जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ पे गया हुआ है, उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर से जायज़ा लें तो हमने बहुत ही सोच समझ के ये डेलीगेशन भेजा है। इसमें देखिए 3 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं और उसके साथ ही ये क्रॉस पार्टी है और सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समझदारी से बात भी करते हैं और उनको अपने मामलात का भी बहुत अच्छी तरह इल्म है और इंटरनेशनल मामलात का भी इल्म है और उनकी एक रेपुटेशन भी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी बात सुनती भी है और ये तो बहुत ही अच्छा फ़ैसला था कि बिलावल भुट्टो जरदारी उसे लीड कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो वो बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और उनकी गहरी नज़र है और हमने वो देखा जब वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो अब उन्होंने यहाँ 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। देखिए, एक तो ये ऑफ कोर्स आपने ख़ुद अभी मेंशन किया कि उन्होंने बेसिकली नेतन्याहू का भी सत्यानाश मार दिया ये कह के कि जी बहुत ही ये गलत किस्म का एग्जाम्पल है, इससे भयानक एग्जाम्पल आप फॉलो नहीं कर सकते। और साथ मोदी साहब की तो बिल्कुल ही उन्होंने मिट्टी पलीत कर दी जब उन्हें कह दिया कि जी आप उसकी भी बॉडी कॉपी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कहने के लिए भी बहुत आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है और उन्होंने बहुत अच्छी ये बात की है, क्योंकि बेसिकली तो इजराइल को ही वो कॉपी करना चाह रहे हैं। और इससे पहले भी जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो मैंने देखा था कि किसी मीडिया चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात कही थी टेररिज्म के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि देखें, आप टेररिज्म की आड़ में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप बस झूठा हर वक्त चीखते रहे टेररिज्म हो गया और उसकी आड़ में आप मुसलमानों को, कश्मीरियों का
कत्ले आम करते रहे जैसे कि इजराइल भी कर रहा है। ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। ये आपको अब इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जी ठीक है, आप आए, आके बात करें। ये हम शुरू से कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप ने भी कहा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कहा, आर्मी लीडरशिप ने भी कहा, हमारे जर्नलिस्ट भी यही कह रहे थे, और हमारे इंटेलेक्चुअल एकेडमिक्स भी यही कह रहे थे कि जी मसले इस तरह नहीं हल होते। मसले बातचीत से, संजीदा तरीके से उनको हल की तरफ ले जाया जाता है। तो दूसरा ये है कि ये भी दो बातें मैं और कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा है कि हमारा जो डेलीगेशन है ऐसे वक्त पे वहाँ पे पहुँचा है जब ऑलमोस्ट इंडिया का डेलीगेशन अपनी लास्ट लेग पे है। और मुझे बहुत ये देख के हैरत हुई थी कि इन्होंने इस कदर का इंडियंस ने झूठ बोला है कि इन्होंने ब्राज़ील में कहा कि जी हमने तो 3 लोगों के नाम दिए थे जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व थे और वो पाकिस्तान चले गए। तो जो कि बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह का कोई, तो ये अच्छी बात है कि वहाँ जाके विद कॉन्फिडेंस, विद पूरे सबूत, एक बहुत ही समझदार हाई लेवल डेलीगेशन गया है। एंड आई होप इसके आपको बहुत जल्द जो ये इंडिया का और मूडी का भयानक चेहरा है और जो उन्होंने झूठ दर झूठ एक नैरेटिव्स बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी क्रम्पल हो गए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बाय द टाइम हम अपना नैरेटिव अच्छी तरह वहाँ बयान करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया नौकाना साहिमा, आपने वक्त निकाला हमारे पे। एंड विद दिस मुझे याद आ रहा है, आपको याद होगा जयशंकर ने कितना ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ किया था कि जब दुनिया सैंक्शंस लगा रहा था रशिया पर, हमने वहाँ से सस्ता ऑयल ले लिया एंड ऑल दैट। नाउ दे आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट, यू नो। अब ले लें सस्ता ऑयल। ओके जनाब, अब विमेन वर्ल्ड कप की अगर बात कर लें तो पाकिस्तानी वुमेन टीम के मैचेस होंगे श्रीलंका में। ये खबर क्यों अहम है? ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की उसका उनको उल्टा पड़ गया। भाई देखिए, द वर्ल्ड इज राउंड और कारमा इज तो जो आप करेंगे वो आपके साथ होगा, घूम फिर के आएगा। आप समझ गई कि कारमा क्या है। जी, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड। और इस पर ज़रा बात भी कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जो हो गया है इनके साथ, क्या ये रियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करनी पड़े तो आपको पता चले कि वो कितनी गंदी है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जब एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को हम देख रहे थे कि बैक एंड फोर्थ जिस तरह से उनको मूव करना पड़ रहा था, उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, आई मीन व्हाट अ कमबैक पाकिस्तान हैज़ मेड बाय मेकिंग इंडिया डू दिस कि ठीक है, इफ इट हैज़ टू हैपन लाइक दिस सो बी इट। अब अपना भी इवेंट कराएंगे श्रीलंका में। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बर वक्त इस मौजू पे गुफ्तगू की है। आजकल हालात बहुत अजीब व गरीब है। हमारे लिए तो खैर बहुत दिलचस्पी का बायस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया हुआ है। वो इस तरह के पिछले अप्रैल के वाक़यात जो कुछ हुए, जो पहलगाम में मामला हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी सबूत के इन्होंने पाकिस्तान पर डाल दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा अच्छा था कि आइए मिल के इसकी तफ्तीश करते हैं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद मई में आपने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान अपनी ताकत के जोन में और अपनी फौजों की बर्तरी के जोन में पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा और फिर जो कुछ झड़प हुई, खालिद साहब एक तो आप अपने जवाब को आगे भी बढ़ा दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इसमें इंडिया की अपनी गलती कितनी ज़्यादा है सारे सिनेरियो में अपने आप को यहाँ पर इस नहज पर लेकर आने में। 100% गलती इंडिया की है। देखिए, पहले तो इनकी ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना सोच और हरकत थी कि हम पाकिस्तान के में जाकर नहीं खेलेंगे। मतलब वो क्रिकेट को, एक खेल को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत बड़ी गलती थी और उसका ख़मियाज़ा इस तरह भुगतेंगे
कि अब के वो पाकिस्तान के साथ गुत्थम गुत्था होने की भी कोशिश कर चुके हैं और वहाँ भी उनको हजीमत हुई है, तकरीबन शिकस्त फाश हुई है वहाँ पे। अब वो दुनिया में मेरा ख्याल है किसी को भी इस मामले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सारी दुनिया में घूम रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं जो कि बहुत कमज़ोर है। अब इन हालात में जब ये ख़वातीन के वर्ल्ड कप का मामला आया है, अभी बहुत दूर है, ये 2 नवंबर को ये फ़ाइनल होना है और उससे पहले सेमीफ़ाइनल वगैरह होंगे। लेकिन अब इनको आईसीसी की तरफ से, और याद रखें कि आईसीसी जो है उस पे भी इनका कब्ज़ा है, उसके जो सरबराह हैं वो भी इनके अपने आदमी हैं, जय शाह साहब। तो वहाँ से अब ये प्रोग्राम जारी हुआ है कि पाकिस्तान जब आएगा तो वो सारे मैच अपने कोलंबो में खेलेगा और सेमीफाइनल और फाइनल अगर उसमें वहाँ तक पहुँचा तो वो भी वहाँ होंगे। अब इनके लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, इनको 2-2 वेन्यूज़ भी मुकर्रर करने पड़ेंगे। अगर ये आईसीसी की नाफरमानी करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, किस मुंह से पाकिस्तान के साथ खेलेंगे? पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान तो हमेशा अपने असूली मौक़िफ़ पे डटा रहा है कि जी खेल को खेल ही समझें, सियासत को सियासत करें, वो अलहदा करें। तो पाकिस्तान तो बड़े आराम से अपनी टीम अगर वो खेलता है मैचेस तो कोलंबो चला जाएगा, लेकिन ये किस मुंह से वहाँ पे बंदोबस्त करेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने दहशतगर्द कह दिया बगैर सबूत के और उसके बाद उन्होंने चढ़ाई भी कर दी। अब किस मुंह से खेलेंगे? मेरे ख्याल में इनकी बैनुल अक़वामी सतह पर काफ़ी सुबकी होगी। खालिद साहब, 2 चीज़ें ना इसमें, क्रिकेट से हट के आप देख लीजिए, रिसेंटली अभी जुजित्सु से लेके और अभी जेवलिन थ्रो में भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे, इकट्ठे खेल रहे थे। अच्छा अल्लाह का करना ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत सारे इवेंट्स में अदर देन क्रिकेट इंडिया को हराते हुए वो आ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट पे जो ये एक जाइब लेते हैं कि जी जब तक सरहद पार दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसका मतलब सरहद पार दहशतगर्दी आपने सिर्फ क्रिकेट के लिए कन्फाइन की हुई है, बाकी खेलों में यू आर ओके विद इट, तो ये तो आपका दोगलापन है। दूसरा ये जय शाह जो कर रहे हैं इस वक्त क्रिकेट के साथ कि जी यहाँ नहीं तो वहाँ खेल लो, वहाँ नहीं तो यहाँ खेल लो, आप कब तक रहेंगे चेयरमैन? एक दिन आप चले जाएंगे, जिस वक्त आप उतरेंगे कुर्सी से, आप क्या प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं जेंटलमैन्स गेम के लिए? ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें कुछ शर्म और हया होती है, वो लोग सोचते हैं। जिन लोगों ने एक ज़िद रखी हुई है कि पाकिस्तान को हर कीमत पे नीचा दिखाना है, हर कीमत पे उनको तनहा करना है, ये इनका एक बड़ा था कि इनको तनहा करने हैं। लेकिन आप देखिए कुदरत का इनके साथ इंतकाम, ये पाकिस्तान को तनहा करते करते ये ख़ुद सारी दुनिया में तनहा होते नज़र आते हैं मुझे तो। अब ये देखिए ये वो G7 का एक इजलास हो रहा है जिसमें हमेशा इनके वज़ीर आज़म को बुलाया जाता था, अभी तक इनके वज़ीर आज़म को उसकी दावत नहीं मिली है। मेरा ख्याल है कनाडा में G7 के लिए, तो इससे ज़्यादा तन्हाई क्या, इससे ज़्यादा तन्हाई क्या हो सकती है? तो खेलों में भी इनका मौक़िफ़ कमज़ोर साबित हुआ है। अब इनको जब जाके खेलेंगे तो दहशतगर्द पाकिस्तान के साथ ही खेलेंगे ना, जिस पाकिस्तान को ये दहशतगर्द कहते हैं। इसी तरह आपने और 2-3 मिसालें दी, लेकिन वो थोड़ी सी फ़र्क ये है कि उन इवेंट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, वो बाकी मुल्क और हर जगह पर लेकिन ये तो बराह रास्त करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं, हर जगह पर जाकर आपकी जो मर्ज़ा सराई है ना वो नहीं चल सकती है। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल ट्राई टू प्रूव वन, आपको ये अपने आप को समझाना होगा कि आप गलत हैं, आप गलत इकदाम करें, एंड नाउ इट इज़ हॉन्टिंग योर ओन डिप्लोमेटिक पॉलिसी एज वेल। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं, कुछ ब्यूटी की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक फैसल? करें हैं? अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ कि करें। लाहौर में भाई हुआ था मुकाबला हुस्न, और इसके जो ये इनिशिएटिव है जिसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगने वाली मॉडल्स हैं, ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें बरतानवी नजात पाकिस्तानी मॉडल है मिया सदीक, और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2025 का ताज इनको पहना दिया गया है और ये हमारे साथ मौजूद हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हाउ वाज द जर्नी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum everyone. So thank you so much for having me on the show today.
मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई. I'm very excited to be here. My Urdu, मेरी उर्दू बस ठीक है. It's not इट्स the ओके। best. लेकिन क्या ओके, आपके लिए ये आसान होगा कि हम आपसे सवाल उर्दू में करें, और शुड वी कंटिन्यू इन इंग्लिश वे? Thank you. So obviously मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, लेकिन मेरे अबू पाकिस्तान से है. He's from Jhelum. So that's my Pakistani side of me. So I'm very excited to be here in Pakistan. It's my first time actually in Lahore, and it's been absolutely amazing. और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, hospitable और kind थे. Everyone is so And you amazing. know, all the models are very much diet conscious. You know, you're telling me you're in Lahore. Tell me a little about it. You know, how are Lahorians leaving you alone for not giving you that प्रॉपर डाइट। that carb-filled diet? The diet. Yeah, I am talking about the Lahorians. The Lahoris are very, you know, keen to feed their guests with good food. So have you had good food in Pakistan or Lahore? Yes, I have. I've been fed very good food, and that's why I was actually excited to come to Pakistan. One of the many reasons. Obviously, in England, the only Pakistani food I get is from my auntie. I don't get the real Pakistani food in Pakistan. So it's been absolutely amazing, and it's so tasty, Right. and I love the spices. Okay, Mia, when general public look at these beauty pageants, they just look at it as the models coming on the ramp, walking, giving answers to the jury and all. But as a participant, what does it mean to participate in such contests other than the beauty walks and all? So, thank you. That is a really good question. And with pageants, a lot of people do think that it is just about beauty, but this is far from the truth. Within the beauty pageant, you must have an advocacy. You must want to raise awareness about a serious topic. You have to be a charitable person. You have to be a kind, intelligent person with a good education, good background. And for me personally, that is the reason that I love beauty pageants, is the advocating part of it, is the charity part of it. All my life I've really been part of charity anyway, especially in Pakistan, which can be a misconception that because I live in England that I only do charity over there, but this isn't true. With my dad, we are building a hospital in Pakistan. Right. We sponsor orphans in Pakistan, and this is from me being very young. We have wells built in the villages to provide clean water as well. And this is just a few things that I've already done without a title. So with the Yes. title of Miss Pakistan World, I'm going to be doing so much more and advocating more, raising more awareness about the issues that we have in Pakistan. And I'm very excited to do that. All right. Lastly, I would like to ask, since you are yourself very beautiful, what does beauty means to you? And not only you, your name is also very beautiful. So what does the name Mia means? So the word Mia is mine in Italian, and I actually have a very long name. And so that was chosen by my parents. Nice. It means mine. So it's very short, it's a pretty name, and I think it suits me. And It the is. word beauty, to me, beauty is about who you are on the inside as well as, you know, the outside. I think if you are a good person inside, then that will shine on the outside, and that is what makes you a beautiful person. It's not Yeah. just about what society tells you how to look like. If you're a good person and you're kind and you're beautiful in here, then you're going to be beautiful on the outside as Outside well. Thank you so Definitely. much. Thank you so बहुत much, Mia. शुक्रिया। I really want to say this to you. अगर हमें मियाँ सुन सकती है कि you know it is like to be the ambassador of lot of other things, जहाँ पर जाकर आप अपना मैसेज सेंड आउट करते हैं लोगों को, हाईलाइट होकर एक ऐसी पर्सनालिटी होकर जिसको लोग जानते हैं, जब वो राइट मैसेज सेंड करता है वो राइट लोगों तक जाता है। तो ये जो पेजेंट्स का एक बहुत अहम उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाती है वो पूरी करती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, ब्रेक ले रहे हैं हम। Yes. आपके नाम का मतलब आप मुझे ब्रेक में बताइएगा। लेट्स मेरा टेक अ नाम ब्रेक। बहुत आसान है। क्या है Most of इसका the people एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में बजट की हम बात कर लें, और बजट हम हमेशा से रोते हैं
कि टैक्स से ज़्यादा आमदन आती है, हम एक्सपोर्ट से आमदन क्यों नहीं कर पाते। आमदन आजकल के ज़माने में ये है आईटी का सेक्टर जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बूमिंग है। पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, हमने आज बात करने की कोशिश ये की है कि हम रीजन में इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान उसमें कहाँ खड़ा है, बाकी दुनिया को तो हम बाद में देखते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ज़रा एक रिव्यू दे देते हैं। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उस तरफ भारत है, वो बड़ी इकॉनमी है और उनके बहुत सारे दीगर मामलात हैं। तो उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स ये है साल 2024-25 यानी जो करंट इस वक्त साल का है फाइनेंशियल ईयर, और उनकी भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं $210 बिलियन। पिछले साल से 8% इसने ग्रोथ किया है। बांग्लादेश जो है उसकी $40 बिलियन है। अब आप ये देख लें कि अगर हम, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि अरे इंडिया और पाकिस्तान का क्या मुकाबला, तो चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही मुकाबला करके देख लेते हैं। बांग्लादेश की आबादी बहुत छोटी है, पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट छोटी बड़ी है, और आईटी वैसे मार्केट पे इतना डिपेंड नहीं करती। इट्स अबाउट कि हम कितना उसमें एक्सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में और उसको बेचने में, ऐप्स बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में। तो बांग्लादेश की आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से ज़्यादा है, 40% रही 2024-25 के साल में, और उसमें ये भी आप देख लें कि ये 22% डिक्लाइन के बाद $40 बिलियन रही है। पाकिस्तान, देयर यू गो, हालांकि इसमें 24% ग्रोथ हुई है, लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद हम पहुंचे हैं $3.233 बिलियन पे। इसका तकाबुल कर लेते हैं पिछले साल से, यानी कि 2023-24 में क्या क्या रही हैं। इफ़ यू कैन प्ले दैट स्लाइड तो हम इसको बता सकते हैं। देयर यू गो, इंडिया की 2023-24 में $194 बिलियन ऑलरेडी थी। तो जो लोग समझ रहे हैं कि अरे सिर्फ 8% ग्रो हुई है, भाई 8% भी बहुत है। बांग्लादेश, क्योंकि उनके यहाँ सियासी टर्मोइल आया था, तो उनकी जो 2 साल पहले आईटी एक्सपोर्ट्स थे दे वर $51.3 बिलियन, जो कि पाकिस्तान के 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर से बहुत ज़्यादा है। इट वॉज $2.596 बिलियन। तो ये वो तकाबुल था। बांग्लादेश ने बुरा किया, उसके बावजूद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स इस साल बहुत ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, 24% बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद हम 2 से ऑब्वियसली $3.233 बिलियन पे ही आ सके। अब जो माहिरीन हैं वो क्या तजावीज़ पेश कर रहे हैं इस बार के बजट में कि वो क्या इस्लाहात लाई जाएं जिससे हमारी आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, जिससे हम आईटी इंडस्ट्री हमारे बजट को थोड़ा सहारा दे सके। तो क्या रिकमेंडेशंस है, प्लीज़ लेट्स गो विद दैट। और पहली रिकमेंडेशन हम आपको बता रहे हैं जो कि पाशा ने दी है, और वो ये कि भाई जो टैक्स पॉलिसी है ना, एक तो ये कि उसको आप मुस्तकिल रखिए और लॉन्ग लास्टिंग रखिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ यहाँ नहीं, हर इदारे का ये है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है किसी भी चीज़ में। तो अगर आप कोई टैक्स पॉलिसी ला रहे हैं, ऐसा ना हो कि इस साल कुछ हो अगले साल कुछ हो, ताकि एक चीज़ विजन क्लियर हो जाए कि हमने इस हिसाब से चलना है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो अगर हम आपको बताएं कि क्या इसमें तजावीज़ पेश की जा रही हैं, तो एक फिक्स टैक्स रिजीम है। अभी फिक्स टैक्स रिजीम क्या है ये तो हम आगे चल के अपने गेस्ट से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन 2025 से 2035 तक ये फिक्स टैक्स निज़ाम लाया जाए, यानी कि वही बात कि एक तसलसल हो पॉलिसी में। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वेरी क्विकली। और नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ कि एक मसला है सबसे बड़ा, और वो ये है कि कोई टैक्स देता है, कोई बहुत टैक्स देता है, और कोई टैक्स बिल्कुल भी नहीं देता है। तो पाशा का ये कहना है कि इस वक्त 35% आईटी एम्प्लॉयज़ हैं वो टैक्स देते हैं, रिमोट वर्कर्स पे सिर्फ 1% टैक्स है। तो ये तजाद ख़त्म करके यकसा इनकम टैक्स जो है उसको लागू किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो एक बहुत अहम मामला है, और वो ये कि फॉरेन करेंसी फ़्लो को जो है उसकी तरसील में आसानी की जाए, यानी कि जो आईटी सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs, बराह रास्त सरमायाकारी, उसमें जो रुकावटें हैं वो ख़त्म की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है जब फ्यूल होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो तजवीज़ है जो कि इस वक्त आई है सामने, और वो ये है कि हिरासा करना बंद किया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। 6 लाख नौकरियां जो हैं वो दाव पर हैं। अब ये क्यों है ऐसा, कौन हिरासा कर रहा है, क्या मामला है, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। अगली तजवीज़ जो कि आईटी सेक्टर देता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो है ये कि डिजिटल पाकिस्तान नागुज़ीर है। अगर आप पूरे सिस्टम को जब तक डिजिटलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ये पटवारी सिस्टम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप माशी जंग नहीं जीत सकते। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा साहब। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो द थिंग इज़ कि
वो तमाम तर तजावीज़ जो पाशा ने दी हमने बताई, लेकिन उससे पहले जरा हम नंबर गेम्स की बात कर लेते हैं और रीजन की बात कर लेते हैं। भारत को छोड़ देते हैं, ठीक है, वहाँ मुकाबला हम आईटी में शायद ना कर पाएँ, बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में उनकी जो ग्रोथ थी वो गिरी, उसके बावजूद वो हमसे कई गुना ऊपर हैं, कई गुना ऊपर। $40 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स वर्सेस $3.233 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स। सो माय क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट सो, क्यों? सर एक तो एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, आई थिंक हमारी एक्सपोर्ट्स का जब हम आईटी एक्सपोर्ट्स को काउंट करते हैं तो अगर उनका हमारा वाला ही काउंट देखा जाए, जो जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट को करते हैं, अगर हमारा फार्मूला लगाया जाए तो हमारा उनसे ज़्यादा है। तकरीबन हम वो 1.3 के ऊपर हैं, 3.2 के ऊपर हैं एज पर द नंबर्स जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। और अगर आप चैट जीपीटी पे भी चेक करें या वैसे भी चेक करें तो हमारे नंबर्स उनसे ज़्यादा हैं। हाउएवर देयर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट। और दूसरा होता है ये आईटी में कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके से एक्सपोर्ट को काउंट करती हैं। जैसे कईयों का हार्डवेयर रिलेटेड होता है तो वो ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा सर्विसेज है, हार्डवेयर हमारे यहाँ कम है, तो इसलिए वो कुछ डेल्टा ज़्यादा होता है। पर अगर प्योरली सॉफ्टवेयर का देखा जाए तो हमारा शायद उनसे मुआवजना हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, दैट इज नॉट इनफ। हमें कंपेयर करना चाहिए अपनी बाकी रीजनल इकोनॉमीज के साथ, जिसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है। उनके मुकाबले में हम बाहर हाल कम है, और इंडिया है। व्हाई नॉट, वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स विद देम। अगर हम उनसे लेट्स से 1/10 द साइज है तो क्या हमारी आईटी एक्सपोर्ट भी 1/10 है? और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जी। और कुछ वजूहात का जिक्र आपने अभी किया, जैसे अगर मैं बड़ी सिंपल कंटिन्यूटी ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स की बात करूं तो बांग्लादेश, अगर मैं जरा सा भी अंदाजा लगा लूं, बांग्लादेश का अभी करंटली जो टैक्स इंसेंटिव्स या जो भी इंसेंटिव्स आईटी इंडस्ट्री को दी गए हैं, जो भी पॉलिसी है, वो अगले 12 साल तक कंसिस्टेंट है। वियतनाम 15 साल, फिलीपींस 27 साल, यूएई 50 साल, सऊदी अरेबिया 20 साल, मलेशिया 15 साल, और हमारी अगले साल खत्म सर। सो हम किस तरीके से देखें, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है, कोई इंडस्ट्री आती है, तो उसको कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती। सो एज एन इंडस्ट्री हम ये नहीं कह रहे कि हम पे टैक्स कम या ज्यादा करें, हम कह रहे हैं अगर कोई इंसेंटिव दे सकते हैं तो दें, वरना करंट इंसेंटिव्स ही अगले 10 साल तक रखें। दूसरा सर, हमारी कंपनीज को इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो बाहर मुल्कों में जाएं, वहां पे उन लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करें और उन मुल्कों में इन्वेस्ट करें। फॉर इंस्टेंस, अगर हमने सऊदी में कोई प्रोजेक्ट करना है या अमेरिका में करना है तो हमें पूरी टीम लेके जानी पड़ती है, वहां पे हमें सेल्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान से बाहर कैपिटल लेके जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बिल्कुल ठीक, और बहुत देर लग जाती है। सो हमारी गवर्नमेंट से ये है कि जो कैपिटल रिपैट्रिएशन का तरीका है उसको काइंडली ऑटोमेट करें, उसे डिजिटाइज करें और उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दें, ताकि, और हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे मार्केट से, हुकूमत से डॉलर लेके बाहर जाएंगे। हम कह रहे हैं जो डॉलर हम कमा के लेके आए एज एन एक्सपोर्ट, हमें उसी की इजाजत देनी चाहिए कि वो हम बाहर ले जाएं, क्योंकि उससे हम फर्दर इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं कर पाते। राइट। और ये सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल, आई थिंक ये कि हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी किसी भी शोबे में नहीं है, इट्स नॉट जस्ट द आईटी थिंग। और मेरे ख्याल में हर इन्वेस्टर और हर जो भी मैन्युफैक्चरर है वो एक ही मुतालबा कर रहा है कि पॉलिसी जो है आपकी कंसिस्टेंट हो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प पाकिस्तान इन लॉन्ग रन। हाँ, ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है। उसमें होता ही क्या है कि ये कुर्बानी के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवर को हम तलाश करते हैं, खूबसूरत और तगड़ा। लेकिन अक्सर औक़ात एक सवाल ज़रूर आता है कि ये जो 2 साल का जानवर होता है, 2 दांत का, ये 20 से 30 मन तगड़ा कैसे बन जाता है? जवाब ये मिलता है कि भाई जानवर जो आला नस्ल है तो उसकी खिलाई पिलाई होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अब हमें देखनी है कि आप अगर 1600-1800 रुपये किलो गोश्त बीफ का लगा लें, उस हिसाब से आप 2 मन 3 मन देख लें तो उसके हिसाब से जो पैसे बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मांगे जाते हैं। चलिए, अगर आप उसमें फ्यूल कॉस्ट और चारे का और ये सारा भी लगा लें, उसके बावजूद भी 8 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ का एक जानवर भी बिका है ना। तो और फिर कहा जाता है साईं ये तो खूबसूरती के पैसे हैं। तो इस पे हम रिलीजियसली इसको कैसे देख सकते हैं? हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आप मेरे सवाल समझ गए होंगे। क्या कहता है इस हवाले से दीन? ये तो है कि जी आप जानवर फरबा कीजिए, खूबसूरत कीजिए और बग़ैर नुक्स के कीजिए, ऐसा हो कि जो खुदा ताला को पसंद आए। लेकिन खुदा ताला की पसंदीदी का मयार या हमारी पसंदीदी का मयार, जब हम बात करते हैं खूबसूरती और उस पर हम 8 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो इस पे हमारा दीन हमें क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है? अऊज़ु बिल्लाहि
देखिए, दीन इस्लाम का ये हुक्म तो है कि क़ुरबानी करो और मकसद अल्लाह की रज़ा का हुसूल होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि जानवर अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, इसका हुक्म भी अहादीस के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़ुरबानी के लिए जानवर तलाश करो तो कोशिश करो उसके अंदर कोई ऐब, कोई ख़ामी, कोई नक़्स ना हो, खूबसूरत भी हो, फरबा भी हो। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं और जो हम मौजूदा दौर में क़ुरबानी की शक्ल व सूरत देख रहे हैं माशरे के अंदर, इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह है, हमने क़ुरबानी का पूरा का पूरा जो मामला है उसको शरीयत से मुतसादिम करके बिल्कुल यकसर बदल डाला है। यानी जानवर अच्छा होना, खूबसूरत होना, फरबा होना, इस हद तक बात दुरुस्त थी, लेकिन ये जो माहौल बना दिया गया है ये एक कंपटीशन वाला माहौल है, मुकाबले वाला माहौल बना दिया गया है। और फिर जानवरों की जो अफजाइश की जा रही है वो मसनूई तरीके से की जाती है और उनको इतना ज़्यादा ताकतवर बनाकर और गोश्त के एतबार से जसामत में इतना बड़ा बनाकर दिखा दिया जाता है जो कि तिब्बी नुक्ता नज़र से भी किसी एतबार से फ़ायदेमंद नहीं होता। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उसमें अल्लाह की रज़ा का हुसूल और क़ुर्ब इलाही को तलाश करना, तो वो चीज़ तो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि क़ुरबानी के मकासद से हम लोग बहुत हद तक दूर हो चुके हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जो हम देख रहे हैं एक मुकाबले की फ़िज़ा। क़ुरबानी का मकसद क्या है? क़ुरबानी का मकसद अल्लाह की रज़ा को पाना है, क़ुर्ब इलाही का हुसूल, ये क़ुरबानी का फ़लसफ़ा है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क़ुरबान करने के लिए लाए थे, उसमें कोई नुमूद व नुमाइश, कोई उसके अंदर जो है दिखलावा, कोई उसके अंदर रियाकारी, ये तमाम चीज़ें नहीं थी, ना उसकी कोई तशहीर थी, बल्कि आप अकेले लेकर जा रहे थे। मकसद क्या था कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। बीच में शैतान आता है रोकने के लिए, आप उसे कंकरियाँ उठाकर मारते हैं। अब अल्लाह ताला को ये वाली अदा इतनी पसंद आई कि मेरे इब्राहीम का मकसद मेरी रज़ा को पाना है, उसमें कोई दिखलावा रियाकारी नहीं है। सो इतना पसंद आया ये अमल, अल्लाह ने फरमाया अब क़यामत तक ये सुन्नत जारी होगी। क़ुरबानी करने वाले शख्स को ये देखना चाहिए कि क़ुरबानी क्यों रखी गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया था, उनका मकसद लिल्लाहियत था। लेकिन आज हमारा मकसद चूँकि तब्दील होता जा रहा है। अच्छा, दूसरा क़ुरबानी का फ़लसफ़ा ये होता है कि ये शाइरुल्लाह में से है, यानी ये शाइर उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी दीन की ख़ास अलामत, पहचान बन जाते हैं, मारिफत का ज़रिया होता है। अब उस दिन तमाम लोग और अक्सरियत मिलकर क़ुरबानी करते हैं ताकि अल्लाह की उस निशानी का इजहार हो सके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो यादगार है उसको दोबारा से ज़िंदा किया जा सके और लोगों में ये फ़लसफ़ा आम हो कि हम जज्बा क़ुरबानी के तहत ये अमल करते हैं। इसमें मुफ्ती साहब, जब आप बात कर रहे हैं कि ये जो है हज़रत इब्राहीम की याद है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको कंटिन्यू किया, ता क़यामत ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक चीज़ होती है दीन, एक चीज़ होती है सकाफ़त। हमने अपनी ये सकाफ़त क्या बना ली है कि ये वो जानवर कि जिन्हें हम अल्लाह की खातिर क़ुरबान कर रहे हैं, उनकी हम कैट वॉक करवा रहे हैं, उनके लिए गलियां बंद कर रहे हैं। तो ये इस पे मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसरन रोशनी डालिए, हमारे पास 1 मिनट है बस। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारा कोई भी अमल, ख़ास तौर पर दीनी अमल, अगर उससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचती है या दूसरों की तकलीफ़ का ज़रिया है तो ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। यानी आप जो जानवर क़ुरबान करने के लिए लाते हैं, एक तो उसमें ये जो कैट वॉक, दिखलावा, मुकाबला, इन तमाम चीज़ों को निकालें, वरना अल्लाह की रज़ा आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को और नीयत को देखता है, तुम्हारी शक्ल सूरत और ज़ाहिरी अमवाल को नहीं देखता है। नीयत को खालिस करें। दूसरा ये पहलू बहुत अहम है कि इस वक्त हम क़ुरबानी के ज़रिए दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनते हैं। एक तो गलियां बंद करना, फिर जब क़ुरबानी करते हैं तो उसमें गोश्त उठाकर घर पर ले जाते हैं और उसके अंदर जो भी खून ख़राब चीज़ें हैं वो सारी गली में फेंक देते हैं, जिससे ताफ़ुन फैलता है, लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो दीन इस्लाम तहारत का भी हुक्म देता है, दूसरों के लिए आसानी का भी हुक्म देता है। अपना हर अमल इस अंदाज से करें कि जिससे
दीन के शायर का इजहार और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ना कि लोगों के लिए तकलीफ का सबब हो। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की कमी थी, लेकिन आपने जितनी गुफ्तगू की उम्मीद करते हैं कि लोगों तक पहुंची होगी और वो इस नमूद नुमाइश को बंद करके कुर्बानी के असल रूह को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया है कि हम अब आपसे कल मिलें। आज के लिए आपसे हमें इजाज़त लेनी होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।